नमस्कार दोस्तों इकोनॉमी से रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पर्टिकुलर मंथ में आरबीआई ने डॉलर परचेज नहीं किया, मतलब टोटली उसको स्किप कर दिया। वैसे तो जिस महीने की हम बात कर रहे हैं वो जुलाई का है, लेकिन रिसेंटली इसके बारे में पता चला और मैं चाहता हूं कि आपको इसके बारे में बताऊं। और उल्टा हुआ क्या है कि आरबीआई ने गोल्ड का परचेज किया है और इसकी वजह से आप देख रहे हो लगातार जिस तरह से गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहां पर जो वैल्यूएशन है ओवरऑल गोल्ड का जो आरबीआई के पास है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसको ओवरऑल थोड़ा पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या, आरबीआई एग्जैक्टली करती क्या है और जुलाई के महीने में आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, पीछे का इंटेंशन क्या था, वो सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर दिया आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरबीआई नॉर्मल टाइम्स में क्या करती है, जनरली क्या करती है आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। देखो क्या है ना कि यहां पर जो रुपये की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट भी नहीं होनी चाहिए। देखो समझो क्या है कि अगर मान लो रुपये इस समय 85 है और अचानक से रुपये 90 की तरफ चला जाए, मान के चलो 90 की तरफ चला जाए, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है। फ़ायदा किसको मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा एक्सपोर्टर्स को, और नुकसान किसका होगा? इंपोर्टर्स का, क्योंकि ज़्यादा पे करना पड़ा है, क्योंकि रुपये डेप्रिशिएट हो गया है। वहीं मान लो अचानक से रुपये 85 से 80 की तरफ चला जाए, तो यहाँ पर क्या है, रुपये एप्रिशिएट हो रहा है, हमारी वैल्यू बढ़ रही है रुपये की, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, उनको नुकसान होगा, वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा जो गुड्स वो बेच रहे हैं, और वहीं जो इंपोर्टर हैं उनको फायदा होगा। तो जनरली क्या करती है आरबीआई नॉर्मल टाइम्स में, इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करती है। मतलब अगर रुपये 85 रुपीज़ है, $1 इक्वल्स टू, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना चाहिए, ये कोशिश होती है। और इसी की वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो आपका कंट्रोल होता रहता है। बेसिकली क्या है, आप समझिए कि आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व आप सब जानते हैं। फॉरेक्स रिजर्व में तो कई चीज़ें होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, एसडीआर हो गया, आईएमएफ पोजीशंस हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉरेन करेंसी। और फॉरेन करेंसी में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूएस डॉलर। तो सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व का जो पार्ट होता है वो यूएस डॉलर का होता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि अगर रुपये एप्रिशिएट हो रहा है, मतलब अगर रुपये 85 से 80 की तरफ जा रहा है, तो उस केस में आरबीआई डॉलर को परचेस कर लेती है, मार्केट से डॉलर को परचेस करके अपने फॉरेक्स रिजर्व में डाल देती है। अब ऐसा क्यों करेगी? जाहिर सी बात है ना, अगर रुपये बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट हो रहा है तेजी से, तो आरबीआई चाहेगी कि नहीं इतना तेजी से एप्रिशिएट ना हो। तो इसको करना क्या होगा, आरबीआई को बेसिकली डॉलर की शॉर्टेज करनी होगी, डॉलर को मार्केट से ले लेना होगा, ताकि यहाँ पर डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए और एक प्रकार से रुपये बहुत तेजी से अप्रिशिएट ना करे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी रुपये अप्रिशिएट करता है आरबीआई मार्केट से जो डॉलर है वो परचेस कर लेती है, बाय कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ अगर रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है, अगर रुपये 85 है वो 90 की तरफ तेजी से जा रहा है, तो उस केस में आरबीआई यहां पर जो डॉलर्स है उसको सेल कर देती है, मतलब डॉलर की जो सप्लाई है वो बढ़ा देती है, ताकि हमारा जो रुपये है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए। तो ये चीज़ बस आपको ध्यान रखना है। और पिछले लास्ट डिकेड में अगर आप देखोगे, ऐसा ही करते करते हमारे पास काफ़ी सारा रिजर्व हो गया है। मतलब आप सोचिए $700 बिलियन के आसपास आपको ये रिजर्व देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि जुलाई के महीने में क्या हुआ था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जुलाई के महीने में अगर आप देखोगे यहां पर आरबीआई डॉलर परचेज स्पॉट मार्केट में, तो यहां पर $0, मतलब आरबीआई ने कोई भी डॉलर नहीं खरीदा। वहीं जून के महीने में आप देख सकते हो आरबीआई ने $5.6 बिलियन का डॉलर खरीदा था। हाँ देखो, आरबीआई कभी डॉलर खरीदती है, कभी डॉलर बेचती है। अगर आप डॉलर सेल्स की बात करो तो यहां पर जून के महीने में उन्होंने डॉलर नहीं बेचा था, लेकिन यहीं अगर आप देखेंगे जुलाई के महीने में, तो यहां पर उन्होंने डॉलर सेल किया था। तो उल्टा हुआ क्या कि आरबीआई डॉलर ना खरीदी, मतलब आरबीआई ने डॉलर खरीदा ही नहीं, उल्टा यहां पर आरबीआई ने जो डॉलर है उसको बेच दिया। तो ये एक अनयूजुअल इवेंट हुआ था, और ये जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि ये फरवरी 2014 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब लास्ट पिछला जो महीना था
जब यहां पर आरबीआई ने डॉलर खरीदा ही नहीं बिल्कुल भी, ये हुआ था फरवरी 2014 में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 11 साल के बाद जुलाई में ऐसा मौका आया जब आरबीआई ने एक भी डॉलर नहीं खरीदा। अच्छा, डॉलर क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि क्या है ना, आपने देखा होगा रिसेंटली रूपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा था। अब रूपी डेप्रिशिएट हो रहा था तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया था, ये रूल, अगर रूपी डेप्रिशिएट होता है तो जनरली आरबीआई डॉलर बेचती है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे जुलाई के महीने में आरबीआई ने डॉलर बेच दिया और डॉलर एक भी नहीं खरीदा। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि रूपी इतना प्रेशर में क्यों आया? देखो, इसको दोनों कारण है, ग्लोबल फैक्टर्स भी है, डोमेस्टिक फैक्टर्स भी है। ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें, ट्रंप का टैरिफ, आप सब जानते हैं कि यहां पर जिस तरह से ट्रंप ने ट्रेड वॉर छेड़ दिया, इसकी वजह से जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, ब्राजील हो गया, ये जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहां पर कैपिटल फ्लाइट देखने को मिली। मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाए हुए थे वो पैसा निकाल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स जो है वो मजबूत हो रहा था, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स वो ऊपर जा रहा था। तो ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से भारत जैसे देशों से पैसा चला जाता है। फिर बाकी हमारा डोमेस्टिक फैक्टर्स भी है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, मतलब कि यहां पर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उतना नहीं कर पाए, लेकिन हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। फिर दूसरा है एफपीआई आउटफ्लोज, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो हमारे स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, वो डर के मारे बाहर जाने लगा। और इसीलिए आपने देखा होगा रिसेंटली मार्केट भी काफी गिरा था, अब थोड़ा बहुत वापस से सुधर रहा है, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा। फिर डॉलर की जो डिमांड है, कॉर्पोरेट डॉलर की डिमांड वो भी बढ़ी, क्योंकि इंडियन कंपनीज भी अपने आप को हेज कर रही थी कि उनको नुकसान ना हो, तो वो भी डॉलर खरीदने लग गई। तो इसी कारणवश जो रुपी है वो लगातार हमारा डेप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? जुलाई के महीने में जो डॉलर है उसको खरीदा ही नहीं बल्कि बेच दिया। तो आरबीआई ने अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट की। ट्रेडिशनली क्या करती है आरबीआई? बैलेंस करने की कोशिश करती है कि यहां पर डॉलर थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो ताकि हमारा रिजर्व बढ़ता रहे। लेकिन इस बार आरबीआई ने रिजर्व पर फोकस ना करके हमारा जो रुपी है उसके ऊपर फोकस किया कि रुपी और तेजी से ना गिरे। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, रुपी हो सकता था 90 के पार चला जाए। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि रुपी को डिफेंड किया जाए 88-89 के लेवल पर। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर इतना करने के बावजूद भी रुपी उतना संभला नहीं। इनफैक्ट आपने देखा होगा रुपी एकदम सबसे लोएस्ट स्तर पर आ गया। या आप देख सकते हो यहां पर लगातार, स्पेशली जो अप्रैल मई का जो महीना था ना, उसके बाद से रुपी लगातार डेप्रिशिएट होता गया और ये 89 के करीब चला गया था, आप सब जानते ही होंगे। तो इतना कोशिश करने के बावजूद भी रुपी 88.5, 88.7, 88.8 उतना चला गया है। मतलब अगर सपोज आरबीआई डॉलर परचेस कर लेती तो हमारा रुपी हो सकता है 90 के भी पार चला जाता। तो ये एक बेसिक चीज है, आपको समझना है। फिर इसके अलावा हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी थोड़ा डिक्लाइन हुआ, क्योंकि आरबीआई ने डॉलर खरीदने के बजाय डॉलर बेच दिया। 10 बिलियन डॉलर हमारा नीचे गया। ऑल्दो हम कंफर्टेबल लेवल पर हैं, फॉरेक्स रिजर्व में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मार्केट सेंटीमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा कि आरबीआई का डिफेंसिव पोस्चर है, इन्फ्लेशन का थोड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन मैं आपका बेसिकली ध्यान बताना चाहता हूं, देखो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो फरवरी 2014 मैंने आपको बता दिया, उस समय टेपर टैंट्रम का पूरा मामला चल रहा था 2013 में। तो उस समय आरबीआई ने डॉलर को परचेज बिल्कुल नहीं किया था, ठीक है, फरवरी 2014 में, और अब जाकर ऐसा हुआ है। तो उस समय भी आरबीआई फोकस कर रही थी कि रुपी को हमें डिफेंड करना है। इस बार भी आरबीआई फोकस कर रही है, लेकिन इस बार का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, जियोपॉलिटिक्स, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। ट्रेड वॉर, टैरिफ लगाया जा रहा है, ऑयल शॉक हो गया पोस्ट कोविड के बाद, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपका जो मेन ध्यान है वो इस पर लाना चाहता हूँ कि देखिए, एक तरफ आरबीआई ने डॉलर तो नहीं खरीदा, लेकिन हाँ, गोल्ड आरबीआई लगातार खरीद रही है। और कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि आरबीआई को यह चीज का अंदाजा था काफी हद तक कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ने जा रही है, और पिछले काफी समय से आरबीआई लगातार गोल्ड एक्यूमुलेट करने में लगी हुई है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, ये मैं जून जुलाई के महीने की बात कर रहा हूं, जुलाई के महीने की ये खबर है, यहां पर आरबीआई ने 1/2 टन ऑफ गोल्ड खरीदा। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे ना, 2024 में, जुलाई 2024 में आरबीआई का जितना फॉरेक्स रिजर्व है उसका 8.9% हिस्सा गोल्ड का था। लेकिन यही चीज आप 2025 में देखिए, जुलाई के महीने में ये पहुंच गया 12% से ऊपर। आप समझ रहे हो, लगभग 9% था एक साल पहले। जो आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व है उसमें जो गोल्ड की वैल्यू है वो आपकी ये थी 8-9%, लेकिन ये अब बढ़कर हो गई 12%। मतलब लगातार आरबीआई गोल्ड कलेक्ट करते जा रही है, एक्यूमुलेट करती जा रही है, और आरबीआई को फायदा भी हो रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, इंडियंस एंड आरबीआई जस्ट स्ट्रक
30 लाख करोड़ गोल्ड विंडफॉल। मतलब जिनके पास भी, आई एम श्योर कि आप सब जानते हैं कि आपके पास अगर गोल्ड होगा पहले से तो उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है और लोग काफ़ी खुश हैं जिन्होंने गोल्ड खरीदा था। इनफैक्ट मैं आपको पिछले 20 साल का ये ग्राफ दिखा रहा हूँ, आप क्लियरली देख सकते हो कि जिस प्रकार से पिछले 1.5 साल में गोल्ड की वैल्यू बढ़ी है वो कभी देखने को नहीं मिली। इतना शार्प इंक्रीज, ऑलमोस्ट डबल हो गया है प्राइस। और अगर आप में से जो लोग जानना चाहते हैं कि ओवरऑल दुनिया भर में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उसमें आरबीआई कितने पोजीशन पर खड़ा हुआ है, देखो क्या है ना कि एज पर द रीसेंट रिपोर्ट यहाँ पर जो गोल्ड होल्डिंग्स है सेंट्रल बैंक के पास उसकी टोटल संख्या जो है 36,000 टन है। सोचिए 36,000 टन, जिसमें अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका पास जो गोल्ड आप देखोगे तो 8,133 टन है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है 3,350 टन, आईएमएफ के पास 2,800 टन, इटली के पास 2,400 टन, फ्रांस के पास अगेन 2,400 टन के आसपास। भारत आता है 9वें नंबर पर, 9th स्पॉट पे, हमारे पास 888 टन ऑफ गोल्ड है। तो ये एक्चुअल में धीरे धीरे बढ़ा है, पहले तो ये और भी कम था। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि ओवरऑल आपको एक पिक्चर सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि जो खबर आई कि 11 साल में पहली बार आरबीआई ने डॉलर परचेज नहीं किया, उसके पीछे का कारण क्या था, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो गोल्ड है वो क्यों खरीदा। जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी मैंने आपको स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के बारे में अभी दिखाया था कि फॉरेक्स रिजर्व में एसडीआर भी होता है। तो इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर दिया आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, सक्सेस की शुरुआत की दिवाली है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है दिवाली सेल, जहां से शुरू होती है आपकी IAS जर्नी। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच अब अवेलेबल है सिर्फ 18,999 में। प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट गाइडेंस, टॉप फैकल्टीज, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के साथ, और सबसे बड़ी बात बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, आपकी तैयारी आपकी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। लिमिटेड सीट्स हैं, सेल के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232993। तो दोस्तों इस दिवाली सक्सेस की रोशनी के साथ मनाइए।